बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लीग PSL स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची है। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन फाइनल मार्का था लाहौर के कदाफी स्टेडियम में, जो कि टॉस जीता। पहले पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर पहले उन्होंने फैसला किया कि हम करेंगे फील्डिंग। ठीक है, अब बहुत से नाक़दीन कह रहे थे कि ये फैसला ही नहीं करना चाहिए था बाबर आजम को फील्डिंग वाला, बट चलो समा उन्होंने फैसला किया जो कि उनके हक में गया। हैदराबाद की पूरी टीम 18 ओवर खेलकर 129 रन बनाकर आउट होगी और ये लग रहा था कि वन साइडेड मैच हो गया। पूरा जैम पैक स्टेडियम था लाहौर का और ऐसा लग रहा था वन साइडेड मैच है तो ये टिकट के पैसे भी पूरे नहीं होंगे। लेकिन हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर्स ने और साथ ही साथ पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स ने जो सूरत हाल क्रिएट की कि 15 ओवर में जाके 15.2 ओवर्स में जाके ये टारगेट अचीव हुआ विद द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 130 रन बनाए हैं पेशावर ज़ल्मी ने। और देखा जाए तो मोहम्मद हारिस 6 पे आउट हो गए। बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली पूरा टूर्नामेंट उनका दी बेस्ट गया, बहुत अच्छा है, टॉप स्कोरर है, लेकिन कल वो 0 पर आउट हो गए। बड़ा प्लेटफॉर्म था, बड़ा मैच था, लेकिन वहां पर उन्होंने शायकीन को मायूस किया। मीनवाइल जी, एरन हार्डी उन्होंने कमान संभाली और 56 रन की इनिंग्स खेली, उनका साथ दिया। अब्दुल समद ने 48 रन की इनिंग्स खेलकर इस तरह से ये मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी के हक में कर दिया और पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीतने में कामयाब हो गया। ओवरऑल अगर बात करें पाकिस्तान सुपर लीग सीजन में, तो हमने क्या खोया क्या पाया, ये सारी सूरत हाल हमारे सबके सामने। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, साथ ही साथ हमें जूम लिंक में ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं नसीम राजपूत साहब और इरफान जहीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। आगाज कर लेते हैं नसीम साहब से। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नसीम साहब, बिलाखिर हैदराबाद किंग्समैन हिम्मत हार गया कल फाइनल मार्के में आके। बहुत अच्छा इन्होंने पहले 4 मैच हारने के बाद ये ट्रैक पर आए, लेकिन क्या लगा कल? विकेट मुश्किल थी, कंडीशंस मुश्किल थी, क्राउड का कोई प्रेशर लग रहा था आपको, या फिर लाहौर रास नहीं आया है? मेरे ख्याल दो टीमें वाकई ये बड़ी मजेदार बात है कि लाहौर रास नहीं आया, क्योंकि इन्होंने इब्तिदा में अपने मैचेस लाहौर में खेले थे, वहाँ 4 मैच हार गए थे जी। और उसके बाद फिर इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो कराची और हैदराबाद करीब है ना, तो मेरे ख्याल शायद आबो हवा के लिहाज से उनको रास आ रहा था। लेकिन एक चीज जरूर देखिएगा, आपके हैदराबाद और पेशावर की टीमें दोनों मोमेंटम बना चुकी थी जिस वक्त फाइनल में आई थी। गो के हैदराबाद काफी हारी थी, पेशावर को सिर्फ एक मैच में शिकस्त हुई थी कलंदर्स के खिलाफ, बाकी वो अपने सारे मैच जीते या एक उनका टाई हुआ था। तो ये क्रिकेट बहुत अच्छी खेल के आ रहे थे। और जो लास्ट मैच हैदराबाद किंग्समैन की टीम जीती थी कि एक वक्त में वो लग रहा था कि आखिरी 2 ओवर में वो जीत जाएंगे, 28 रन 26 रन चाहिए, फिर 6 रन चाहिए और फिर वो वहां से जीते कि जहां से कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। ऐसा लगा जिस तरीके से हैदराबाद के बैटर्स जब बैटिंग के लिए आए हैं, उनका स्टार्ट बुरा नहीं था। पावर प्ले में 69 फॉर 2, जिस तरह साइम और लबुशेन खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये 190 200 रन तक तो जाएंगे जिस तरह उनकी बैटिंग चल रही थी। ऑल ऑफ अ सडन एक कोलैप्स हुआ। आप अगर उनकी बैटिंग स्टाइल को देखें, चाहे मां सदाकत पहली गेंद पे छक्का मारा, पहली गेंद पे चौका उस्मान ने लगाया, लबुशेन भी पीछे हट के भी हिट कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कॉन्फिडेंस से ज्यादा थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हुए, क्योंकि एक बड़ी सेलिब्रेशन उन्होंने की थी और वो सेलिब्रेशन उनका हक बनता था जो वो मैच जीत के आ रहे थे। लेकिन ऐसा लगा कि उस सेलिब्रेशन ने के असरात थोड़े से इन पर थे और थोड़े से मुझे ऐसा लगा हर आदमी आ रहा है और वो जाके ट्राई करने के लिए जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली 2 रन आउट भी हो गए, तो वो वहां पे उनकी बॉलिंग को आप क्रेडिट जरूर देंगे। नहीद राना का जो की आमद थी उसने बड़ा इम्पैक्ट डाला। बासित ने शुरू में मां सदाकत को आउट करके दिया, फिर सुफियान ने इनफॉर्म उस्मान को जो आउट किया, आई थिंक वहां से सूरत हाल बहुत ज्यादा चेंज हुई। और फिर हमने देखा कि सूरत हाल जो है वो इस हद तक भी गई कि 129 रन पर आउट हो गए, जिस टीम ने 69 फॉर 2 इन पावर प्ले में किया। फिर 4 आउट करने के बाद भी उन्होंने कुछ मोमेंटम हासिल किया था, लेकिन रन्स इतने कम थे कि दिफा करना मुश्किल था। बाबर को भी आपने आउट कर लिया था, कुशाल मेंडिस को भी आउट कर लिया था। मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हैदराबाद किंग्समैन इस फाइनल में हो गया और उसका फायदा पेशावर ज़ल्मी को पहुंचा। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। मैं सही सब सेकंड करेंगे इस बात से, या फिर अगेन वही बात कि कंडीशन उनके लिए मुश्किल थी, जिस तरह से वो तो संभल ही नहीं पाए। देखिए, मैं तो मतलब जाहिर है कि जिस तरह सीएम साहब ने एनालिसिस कर दिया, ओवर कॉन्फिडेंस वाला फैक्टर यकीनन हो सकता है, क्योंकि जब आप एक इस तरह का मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कम बैक करें जिसकी किसी तवक्को नहीं है पूरे मुल्क में किसी को, और फिर आप अचानक ना सिर्फ ये कि टॉप 4 में आ गए, उसके बाद आप जो है वो एक
मौजज़ाती जो ओवर कराया हुनैन शाह ने, उसके बाद आप फाइनल में पहुंच गए। तो यकीनन कहीं ना कहीं ये फैक्टर होता है। लेकिन मुझे लगता है कि कल जो है जो उन्हें तब्दीली करनी पड़ी अपने बैटिंग ऑर्डर में। मैं समझता हूं कि इतने बड़े मैच में आप उस जो आपने ट्रस्ट किया हुआ जिस बैटिंग लाइनअप के ऊपर, उसको तब्दील करना समझ में नहीं आता। ये जो कुशाल परेरा हैं जिनकी जगह पर इरफान खान को भेजा गया, मुझे इस मूव की बिल्कुल समझ में नहीं आई है। अगर हम टैक्टिकली बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुशाल परेरा को यहाँ आना चाहिए था जब आपके प्लेयर आउट भी हो रहे हैं और वो एक तजर्बाकार आदमी है जिसको ऐसे जो मैचेस होते हैं उनमें से टीम को निकालना आता है। तो वहां पर एक ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया जिसकी मुझे इस वक्त समझ में नहीं आ रही है कि इरफान खान को ऊपर भेजने की क्या जरूरत थी कुशाल परेरा से। देखिए पिच बिल्कुल भी खराब नहीं था। 6 ओवरों में 69 का मतलब ये है कि इस पिच के अंदर बैटिंग के लिए बहुत कुछ था, जिसको आप हमारे यहाँ पंजाबी में पटाखा पिच कहते हैं, ये उस किस्म का पिच था। और मुझे ये भी समझ नहीं आई कि बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग क्यों नहीं की इस पिच के ऊपर। तो अगर आप इस पिच के ऊपर फाइनल मैच खेल रहे हैं और आप अपने ट्रस्टेड जो आपका बैटिंग लाइनअप है उसको शफल कर रहे हैं और आपकी शॉट सिलेक्शन भी ऐसी है कि जो समझ में नहीं आ रहा, तो फिर जैसी मर्जी पिच हो वहां पर कोलैप्स ही होगा। फिर आप फाइनल के अंदर आकर 2 प्लेयर रन आउट करवा लें, तो मुझे लगता है कि ये भी एक ऐसी चीज है कि जिसको यकीनन एड्रेस होना चाहिए था इस मैच से पहले, कि ये जो आप एक ट्रस्टेड। फिर देखें साइम अयूब की परफॉर्मेंस की जो है वो नहीं आ रही फॉर्म। साइम अयूब 50 गेंदों तक स्टे करते हैं, 90 मिनट तक स्टे करते हैं, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं डाल पाए। वो 54 रन भी उन्हें इसलिए बनाए कि वो सिर्फ एक एंड उसके बाद कंटेन करना शुरू हो गए। तो वो जो एक इंपैक्ट प्लेयर की बात करते हैं ना हम T20 में, कि एक प्लेयर जो खड़ा हो और वो मैच साइड पे कर दे, इस पिच में बैटिंग के लिए बहुत कुछ था। लेकिन वो नसीम साहब का पॉइंट अगर हम ले लें, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, बैड टैक्टिकल डिसीजंस की वजह से, पुअर शॉट सिलेक्शन की वजह से मैं समझता हूं कि हैदराबाद की टीम कल का मैच आ रही है। और उस्मान खान की अगर आपने बात की है तो मुझे एक बात यहां ऐड कर लेने दें। देखें जहां पर भी क्वालिटी ऑफ बॉलर थोड़ी सी बेहतर होगी, आपको वो सारे प्लेयर जो PSL में परफॉर्म करते हैं वो आपको लटकाते नजर आते हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट की दास्तान पिछले 3 साल से यही बता रही है। तो सुफियान मुकीम के सामने जो उस्मान खान ने जिस तरह की बैटिंग की है, जरा आप निकालें पूरे PSL का रिकॉर्ड। उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की है इस PSL में। आप देखें किस किस तरह के स्पिनर उनके सामने आए हैं और उन्होंने किस क्वालिटी ऑफ बॉलिंग के अगेंस्ट रन बनाया। नथिंग बैड अगेंस्ट उस्मान खान, बहुत अच्छा खेले हैं वो PSL में। लेकिन ये एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है कि जहां पर भी क्वालिटी ऑफ बॉलिंग या क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थोड़ी सी बेहतर होती है, हमें वो तमाम प्लेयर टंबल करते हुए नजर आते हैं जो PSL का प्रोडक्ट है। अब इस PSL की अगर हम फाइनल की बात करें, एक अच्छा मैच जो है वो देखने को मिला। उसका आगाज अच्छा हुआ, शायकीन आए थे, क्राउड हाउसफुल था। आप खुद भी कल मैच देखे थे, कसाफी स्टेडियम वहां पर गए हुए थे। इस माहौल में फैंस जो हैं वो एक थोड़ा सा बेहतर फाइनल डिजर्व करते थे। लेकिन पुअर शॉट सिलेक्शन की वजह से और पुअर टैक्टिकल डिसीजंस की वजह से मैं समझता हूं कि हैदराबाद मैच आ रहा है। पिच में इतना मसला नहीं था, पिच बहुत अच्छा था। यहां पर पिच बनाने वालों की भी तारीफ करनी चाहिए, उन्हें पूरे PSL में कराची के अंदर भी और लाहौर के अंदर भी बहुत ही अच्छी पिचेस हमें देखने को मिली हैं। ऐसा भी नहीं हुआ कि बिल्कुल 200 250 रन जो पिंडियां बनते थे और अगली टीम आकर उसको चेस। स्पोर्टिंग विकेटें थी, बैटर के लिए भी हेल्प थी, बॉलर के लिए भी हेल्प थी। और मैं समझता हूं कि इस तरह की पिचेस के ऊपर ही कंपैरेटिव क्रिकेट होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जरा नसीम साहब जिस तरह से बात कर रहे थे कि पुअर टेक्निकल डिसीजन जो थे ना, वो भी हैदराबाद को उन्होंने तंग किया। अब साइम अयूब कभी आ जाते हैं जी वन डाउन, नेशनल टीम में ये ओपनर के कैंडिडेट हैं जी। कभी यहाँ पे ये वन डाउन आ जाते हैं, कभी ये 2 डाउन आ जाते हैं, कभी ये चौथे नंबर पर आकर बैटिंग करते हैं। तो शायद मानस लबुशैन को अपनी पूरी टीम पर यकीन ही नहीं है, जिस तरह से इरफान नियाजी की भी जगह ऊपर नीचे की, या फिर इसको इस पर्सपेक्टिव में ले लिया जाए कि कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने शफलिंग की। देखिए कंडीशन के हिसाब से हो सकता है वो शफलिंग कर रहे थे, लेकिन अहमद भाई की बात ठीक है कि आपको अपने रिलायबल प्लेयर के ऊपर जाना चाहिए था। मेरे ख्याल में सिर्फ इरफान नियाजी नहीं, मैक्सवेल से पहले भी परेरा को आना चाहिए था, मेरी अपनी जाती राय में। क्योंकि मैक्सवेल अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखेंगे T20 क्रिकेट में, उन्होंने मोस्टली आखिरी के 4, 5, 6 ओवर खेले। अभी मैक्सवेल बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं कि जब आपके 12 ओवर पड़े हुए, 11 ओवर पड़े हुए, तो उस जगह पे एक ऐसे बैटर की जरूरत थी कि जो बारी को लेकर चले। क्योंकि साइम को देखें, साइम जो स्टार्ट में खेल रहे थे वो 180 और 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, उनको बॉल अच्छा नजर आ रहा था, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन दूसरे एंड से विकेटें गिरती चली गई। और शायद इस मोमेंटम का उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैंने जो बात कही कि ज़ाहिर उन्होंने इतनी सेलिब्रेशन की थी जो उनका हक बनता था, हमने वीडियोस वगैरह देखी, लेकिन कुछ सेलिब्रेशन कुछ फाइनल जीतने के बाद भी रख दी जाती हैं। भाई अगर मिसाल के तौर पे फाइनल जीतने के बाद जो है वो सेलिब्रेशन का एक लेवल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाता है। तो लेकिन वो बहुत बड़ा मैच जीते थे, वो 12वां मैच जीत गए थे, जो आखिरी ओवर में 6 रन हुनैन ने बचा लिए थे, तो वहां पे उनकी सेलिब्रेशन बनती थी। लेकिन कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स उनकी पिछले मैच में भी देखें, हैदराबाद किंग्समैन की टीम मुश्किलात से 2-4 हुई थी और वहां पर भी उन्होंने मैक्सवेल को 4 नंबर पे बैटिंग के लिए भेज दिया था।
काफी पहले भेज दिया था। मैक्सवेल ने जो 70 रन किए थे वो अपने नंबर पे ही आकर किए थे। बिल्कुल है। उनको अगर पीछे बॉल्स कम होती है, मैक्सवेल के खेलने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। हम्म। जब बॉल ज्यादा होती है, मैक्सवेल फंसते हैं कहीं ना कहीं आके कि वो रुकने वाले प्लेयर नहीं है। बिल्कुल ठीक तो है। मेरे ख्याल है लबुशेन, अब पता नहीं एक ऑस्ट्रेलवी दोस्त की वजह से उन्होंने 2 मर्तबा ऐसा किया, लेकिन मुझे ऐसे ठीक है गलती जी। लगी उनकी। हालांकि ठीक है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह लीड किया, वो कब ओपनर भी है, टीम को उन्होंने बनाया टॉप ऑर्डर पे आने के बाद, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैक्सवेल के मामले में थोड़ी सी मोहब्बतें निभा गए हो। ठीक है जी, एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो ये जनाब एक जो टीम ऑफ द ईयर हुई है पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसकी क़यादत बाबर आजम कर रहे हैं, इसमें एक दो चेहरे ऐसे हैं जिनको देख के हम सारे ये हैरान है कि ये आखिर किस परफॉर्मेंस की बेस पे इन्होंने कौन से पीएसएल में परफॉर्म कर दिया जो इस टीम में आगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के फाइनल मार्के में, जो कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्स मैन मैच खेला जाता है। हैदराबाद की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर दी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जिस तरह कल लास्ट मैच हैदराबाद ने खेला था, उसके बाद उनसे जो तवक्कुआत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन कल जो गेम चेंजिंग मोमेंट था ना, वो क्या था? गेम चेंजिंग मोमेंट जनाब आप तक लेके आ रहे हैं, स्पॉन्सर्ड बाय सर्विस टायर। जरा देखिए। तो जनाब ये वो मोमेंट था जहां पर हैदराबाद किंग्समैन की पूरी टीम जो है वो उम्मीद छोड़ गई थी कि अब जो है वो कुछ नहीं हो सकता। जो है वो यही है, क्योंकि मैक्सवेल पूरा टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जहां पर एक आधा मैच अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जहरी नजर आए। लेकिन कल ये जिस तरह से आउट हो गया और उसके बाद हमने देखा कि बॉलिंग में भी कुछ, फील्डिंग में भी उस तरह से जैलिन होते हुए हैदराबाद की टीम नजर नहीं आई। इरफान ज़हीर ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, अभी ये जो गेम चेंजिंग मोमेंट था उसमें हमने विकेट तो दिखा दिया ग्लेन मैक्सवेल का, जो कि डेफिनेटली एक यही बनता है। कल आप भी वहां पर मौजूद थे कदाफी स्टेडियम में। कल ये ऑन फील्ड भी बहुत ज़्यादा तगड़े या बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई नहीं दिए हैदराबाद की टीम। स्कोर इतना कम था जिसकी वजह से ये पूरे के पूरे जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई पूरी टीम की। देखें, उसमें अगर ऑन पेपर, हमजा हमने पहले भी शायद कोई शो में बात की थी, ऑन स्टैट्स की ऑन पेपर आपको नजर आ रही थी कि ज़ल्मी ऐसी साइड है जिसके तमाम एरियाज कवर है, और बैटिंग, बॉलिंग, स्पिनर, मिडल ऑर्डर, फास्ट बॉलिंग, वो हर उनके पास एरियाज उनके ऐसे थे कि जिसको उन्होंने कंपोनेंट्स को फिल किया हुआ था। बट जो क्रिकेट के अंदर हम बात करते हैं दूसरी, वो पीक करना, कॉम्बिनेशन बनना, जैलिन होना, वो हैदराबाद की तरफ से थी। हैदराबाद की 2-3 रीजन मुझे जो अपने एनालिसिस में कहना चाहूंगा। एक तो नंबर 1 ये कि कई दफा आपको कंडीशन या उन चीजों को भी रीड करना होता है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी एग्जीक्यूशन करते हैं। इनका ये था कि शायद ये पहले ही प्री डिटरमेंट थे कि हमने हर हाल में 200 करना है। और आप भी देखिए कि पावर प्ले के अंदर जब 69 था ऑलमोस्ट, इनका 6 ओवरों में 2 आउट थे, तो वो उस टाइम तक ये बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। उसके बाद हर प्लेयर जो आया वो हिट करने के चक्कर में, मारने के चक्कर में अपनी विकेट थ्रो करता चला गया। और रही सही कसर जो थी, टर्निंग मोमेंट मेरी नजर में तो रन आउट थे। मैक्सवेल तो ऑब्वियसली आप कह ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा 2 रन आउट का हो जाना T20 मैच के अंदर, फिर आपके पास बहुत पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि आप उसे कम बैक कर पाए। और फिर इसी तरह जब साइम खेल रहे थे तो साइम के साथ भी किसी को चाहिए था कि छोटी मोटी पार्टनरशिप बिल्ड करता, साइम चार्ज लेता। साइम भी देखे ना, जब ऑल आउट हुए हैं तब भी 2 ओवर रिमेनिंग थे। तो इसका मतलब है कि आप 25-30 रन अगर ऐड हो जाते तो शायद मुकाबले की कोई शक्ल बन सकती थी। 130 तो लाहौर की पिच के ऊपर कुछ भी नहीं था। फिर जब वो भी चेस करने के आए तो उन्होंने भी एक थोड़ी सी तमाम क्लूलेस किस्म की बैटिंग स्टार्ट की। सब नहीं, हारिस एक ही अंदाज में, बाबरी पहली बॉल पे बाहर वाली मारने चले गए, कुसाल मेंडिस की आप शॉट देख लें, तो जितनी भी आपको शुरू में शॉट नजर आई, अब ब्रेसवेल को देख ले, तो वो था कि हमने शायद इन पे ऑल अटैक करते हैं जिनको गिरा देते हैं। हालांकि आपको ऐसी जब क्रिकेट होती है तो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने की जरूरत होती है, और एग्जैक्टली हार्डी ने वही किया। उसने कोई जबरदस्ती की शॉट्स नहीं मारी, जहां उसको लूज बॉल मिलती थी, कुछ बॉलिंग भी उसके खिलाफ थोड़ी बुरी हुई, उसको ऑफ स्टंप के बाहर करते रहे, वो ऑफ स्टंप पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसी तरफ उसको बॉलिंग करते रहे, वो आराम से थ्रू द लाइन हिटिंग करता रहा। थ्रू द लाइन ये पिच ऐसी थी, कैरी अच्छा कर रहा था बॉल, थ्रू द लाइन हिटिंग करना इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन थी। और फिर आपने देखा कि उसके जोन में बॉलिंग भी की गई, उसने हिटिंग भी बड़ी अच्छी की, कोई उसने जबरदस्ती वाली क्रिकेट नहीं खेली। और इवेंचुअली आपने देखा कि फिर ज़ल्मी ने बहुत वन साइडेड मैच जीता। और इधर क्रेडिट आपको देना पड़ेगा, साथ जो उनके साथ पार्टनरशिप भी लगी, वो भी बड़ा जबरदस्त खेले। अनफॉर्चुनेटली 48 पे वो आउट हो गए। तो बट आपको ये लगता है कि इनकी जो परफॉर्मेंस का सारा जो सहरा है, और इसमें एक चीज हमजा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने जितनी भी, मैंने कल से कुछ एनालिसिस देख रहा था, किसी भी लीग क्रिकेट के अंदर ये नहीं हुआ कि किसी
प्लेयर ने एक मैच में T20 के अंदर 4 आउट किए हों और उसके साथ उसकी जो बैटिंग हो साथ उसने 50 प्लस भी किया हो, तो ये पहली दफा हार्डी का ये एजाज जाता है। और इन्होंने, हालांकि अब्दुल समद की जो इनिंग्स थी वो भी बड़ी क्रूशियल थी, बट वो छक्का मार के जीतने के चक्कर में अपनी विकेट थ्रो कर बैठे। तो हार्डी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी। आप एक चीज नोटिस जरूर कीजिएगा और इसको एडमायर करना या अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था वो आपको बाकी प्लेयरों से डिफरेंट नजर आया। चाहे आप हैदराबाद की बात करते हैं कि एक मैच खेला हुआ लबुशेन तो किस तरह कप्तानी करता रहा, किस तरह नेवर गिव अप वाली अप्रोच के साथ आया और वो टीम को फाइनल तक लेके आया। इधर भी आप देखें जो बाबर है या बाकी हैं, हारिस है, इवन बेसवेल भी, वो करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक। ऊपर आते हैं, फाइनल का जो क्वेश्चन की बात करते हैं कि फाइनल वो टीमें जीतती हैं जो नर्व्स को कंट्रोल करती है। हार्डी खड़ा हुआ है और हार्डी ने सिंगल हैंडी मैच जिताया। बिल्कुल ऐसे ही यार, कल वाकई जो सूरत-ए-हाल बनी थी सिंगल हैंडेडली अलॉन्ग विद अब्दुल समद, डेफिनेटली उनका साथ बड़ा जरूरी था 48 रन के लिए। बहरहाल ये जो कुछ अचीवमेंट हैं इस PSL की, वो अगर मैं शेयर कर दूं कि बाबर आजम 588 रन के साथ जो कि पेशावर ज़ल्मी को लीड कर रहे थे, वो टॉप स्कोरर हैं। उन्होंने गोल्डन बैट और हनीम मोहम्मद कैप अपने नाम कर लिया। उसके बाद ये पेशावर ज़ल्मी के सुफियान मुकीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए हैं। उसके बाद 22 विकेट ली और फजल महमूद कैप इन्होंने की है। फरहान यूसुफ को बेहतरीन फील्डर करार दिया गया जो कि अंडर 19 के कप्तान है हमारे। उसके बाद ये पेशावर ज़ल्मी के कौशल मेंडेस ने बेहतरीन विकेट कीपर का एजाज़ अपने नाम किया है। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान को बेहतरीन ऑलराउंडर कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिया गया कि वो बेहतरीन ऑलराउंडर है। हैदराबाद किंग्समैन के हुनैन शाह इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार पाए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पूरे टूर्नामेंट में, और इसी की बेस पर वो पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की जो एक PSL ऑफ द ईयर टीम बनी है जिसकी कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं डेफिनेटली, तो ये वो चेहरे उसमें शामिल हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ज़रा उस टीम को हम डिस्कस करते हैं कि उसमें ऐसे नाम हैं जिनको नहीं होना चाहिए था या फिर होना चाहिए था। ठीक है, ऑन मेरिट हुआ। एक ब्रेक के बाद से वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के फाइनल के हवाले से, और अब ये जो टीम ऑफ द ईयर अनाउंस की गई है PSL की, जिसकी कप्तानी बाबर आजम कर रहे हैं अहमद सईद साहब, इसमें मुझे तो जहाँ तक लग रहा है सारे ऑन मेरिट नाम है, इन्होंने परफॉर्म किया है। अगर पहला ही नाम फ़खर जमान है तो लाहौर कलंदर जो कि टोटली डिपेंडेंट थी इन पे, बीच में कुछ ना कुछ मसले मसाइल भी चलते रहे। फ़खर जमान का ठीक है, कौशल मेंडेस डेफिनेटली इनको टीम में होना चाहिए था। उसके बाद शान मसूद हैं। मुल्तान सुल्तान की तरफ से देखा जाए तो शान मसूद ने अच्छा परफॉर्म किया है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ मैचेस अच्छा परफॉर्म किया है। उस्मान खान, हैदराबाद किंग्समैन को लेके जाने वाले उस्मान खान और मैक्सवेल हैं। शादाब खान है, इस पे मैं आपसे सवाल करूंगा। उसके बाद ये हसन खान है किंग्समैन के, ये क्या उस फ्लाइंग कैच की वजह से या फिर टूर्नामेंट पूरा इन्होंने अच्छा खेला, ये भी आप बताएंगे। शाहीन शाह अफरीदी हैं जी, प्रीमियम फास्ट बॉलर, इस पे तो डेफिनेटली सवाल बनता है। हुनैन शाह थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा परफॉर्म किया और ये सेकंड लास्ट मैच जो दी बेस्ट। सुफियान मुकीम नो डाउट, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। उसके बाद रिचर्ड ग्लेसन है और 12th मैन है जी हसन नवाज। तो फिर यही हमारा कुल असास है। देखें, बात यह है कि एक तो जब आपने कुछ सर्टन एजेंडास को अचीव करना हो किसी टूर्नामेंट के बाद, तो फिर जाहिर है कि आप उसके मुताबिक अपनी चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि इस टीम के अंदर जिसमें 12 नाम रखे हैं, इसमें 2 प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल, अगर हसान खान को भी शामिल कर लें सिर्फ 3 प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। अच्छा, ये हसान है, हसन नहीं है? जी, हसान खान है, ये अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं, ऑलराउंडर हैं, ये बहुत अच्छी इन्हें PSL खेली है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, हर जगह नजर आए हैं हमें। तो इसके अलावा 2 प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल हैं। तो एक तो ये बात यह है कि जो PCB की मतलब जो प्लेयर्स की कैटेगरीज उन्होंने की हैं टीम बनाने में, मुझे लगता है कि इस पर दोबारा गौर करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसमें अगर आपने पर्टिकुलरली अगर शादाब खान के बारे में बात करनी है तो शादाब खान के कुछ मैं नंबर आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं है कि आप इसे एग्री करें। ये मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इसको ज़रूर यहाँ पर रखना चाहूँगा और इसको हम रिलेट करेंगे फिर हम उस बात से जो हमने पहले बात की है कि ज़रा सी क्वालिटी इंप्रूव हो तो फिर हमारे ये प्लेयर जो है वो हमें कहीं दूर खड़े हुए नज़र आते हैं। शादाब खान ने 17 आउट किए हैं इस PSL में। अगर हम बॉलिंग की उनकी बात करें तो उनमें से 11 प्लेयर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से और 6 प्लेयर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बाहर की कंट्रीज के साथ है जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं। ठीक है, इन 11 प्लेयर में जो उन्होंने पाकिस्तान के आउट किए उनमें सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे हैं जो इस वक्त करंटली पाकिस्तान की T20 टीम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अच्छा। और बाकी जो 6 प्लेयर उन्होंने इंटरनेशनल आउट किए हैं उसमें से भी सिर्फ 3 प्लेयर हैं, वो भी अगर जॉर्ज फिलिपे को हम शामिल कर लें जो कि रेगुलर नहीं है ऑस्ट्रेलिया की टीम में। उसके अलावा परेरा हैं और उसके अलावा जो है वो अगर हम जेसन रॉय को भी इसमें चले शामिल कर लें और ब्रेसवेल हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं।
तो 17 में से 4 या 5 प्लेयर ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। बाकी सारे वो प्लेयर हैं जो या तो पाकिस्तान के भी सेकंड टियर प्लेयर हैं जो सिर्फ PSL खेलने के लिए आते हैं, या वो प्लेयर हैं जो जाहिर है कि कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें आकर शॉट मारनी होती है, रिस्क लेना होता है, तो उसमें आकर जो है वो। अलबत्ता एक फैक्टर जिसकी तारीफ मैं अगर ना करूं तो वो यकीनन कंजूसी होगी, शादाब खान का इकॉनमी रेट इस PSL में बहुत ही अच्छा था। शादाब खान ने बैटिंग के साथ भी 2 अच्छे इनिंग्स खेली हैं, एक उन्होंने 69 की इनिंग्स खेली है नॉट आउट, एक उन्होंने मेरा ख्याल 36 रन की इनिंग्स खेली है, उसके अलावा शायद कोई ऐसी इनिंग भी उनकी नहीं है, तो 2 अच्छी इनिंग्स हैं। 17 उनके विकटें और विकटों के सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी है। तो अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का ये सूरत हाल है कि इस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपने टीम ऑफ द ईयर में ही, आपने टीम ऑफ द PSL भी नहीं, टीम ऑफ द ईयर लिखा हुआ उसके ऊपर, तो अगर आपने टीम ऑफ द ईयर में ही लेकर आना है शादाब खान को, तो फिर मेरा ख्याल है कि अपने जो बाकी ऑलराउंडर आपके बाहर बैठे हुए हैं उनसे फिर सुलह कर लें, उनको बता दें कि भाई आप हमारे उसका हिस्सा नहीं है एजेंडा के। एरन हार्डी तो शायद वो कहीं मरीख के ऊपर लीग खेलने गया हुआ था, जो इस लीग में नहीं बन पाया, उसने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग में परफॉर्म किया, बॉलिंग में परफॉर्म किया, लेकिन वो उसमें जगह नहीं बना पाए। तो आपने जब सर्टेन एजेंडा पहले से ही सेट किए हों और आप पहले से ये ज़हन बनाकर बैठे हो कि PSL, मैं थोड़ा ब्लंट बात कर देता हूँ, PSL के बाद शादाब खान को ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम में कप्तान बनाना है, बल्कि उनको रेगुलर जिस तरह से पाकिस्तान की टीम में वो पहले परफॉर्म करते आए थे उस तरह उनको लेकर चलना है, तो फिर यही होगा आपके साथ पाकिस्तान क्रिकेट। तो फिर हमें ये सवाल करने की जरूरत नहीं है फिर कि पाकिस्तानी क्रिकेट का पिछले 4 साल से क्यों इस तरह का हाल हो रहा है। तो PSL के परफॉर्मेंस, PSL एक बहुत शानदार टूर्नामेंट था, PCB ने बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया इस तरह के हालात के मुताबिक, मतलब जिस किस्म की सेंसिटिविटी इस रीजन के अंदर पाई जा रही थी, उसके बावजूद इस टूर्नामेंट का हो जाना ये बहुत ही अच्छी बात है। PCB ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए होंगे स्पॉन्सरशिप डील से भी और टीवी राइट से भी, ये सारी बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है उसके ऊपर अभी तक वो सवाल निशान बने हुए हैं। अच्छा, आपने ये 12 नाम गिनवाए हैं, इसके अलावा वो 12 नाम जिनकी इमर्जिंग कैटेगरी, PCB ने एक इमर्जिंग की अलग से टीम निकाल दी है। ठीक है, तो इमर्जिंग में से अगर कोई ऐसा प्लेयर जो बहुत आउटस्टैंडिंग रहा हो और वो इस लिस्ट में आना डिजर्व करता हो, तो आप उसको सिर्फ इस बुनियाद पर इमर्जिंग में रख दें कि जी उनकी कैटेगरी ही अलग है। तो मुझे लगता है कि जो कैटेगराइज करने वाले सिचुएशन है ना सारी, इससे ही सारा। अब सुफियान मुकीम ने अगर थोड़ी सी भी खराब कारकर्दगी का मुजाहरा किया होता फाइनल के अंदर, तो हो सकता था कि वो भी आपको इस में से स्किप होते नजर आते, जिस तरह से पहले हम देखते हैं। वो आते हैं, 3 आउट करते हैं, 4 आउट करते हैं, अगले मैच में वो पाकिस्तान टीम से बाहर होते हैं और वापस वो शादाब खान पाकिस्तान की टीम में आ जाते हैं जो फुल टॉस करा के। और यही हम सिर्फ शादाब खान का मसला नहीं है, हारिस रऊफ का यह मसला है, शाहीन अफरीदी का यह मसला है। शाहीन का मसला इसलिए जरा ज्यादा है कि शाहीन ने 2027 के वर्ल्ड कप में हमें लीड करना है, लेकिन कोई ऐसी परफॉर्मेंस लड़कों की तरफ से नजर नहीं आती है पिछले 1.5 साल के अंदर, 2 सालों के अंदर, कि ये पाकिस्तान की टीम के साथ कंटिन्यू करें, कैरी ऑन करें। तो ये क्यों कैरी ऑन कर रहे हैं? इसी वजह से कैरी ऑन कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें हमें PCB के प्लेटफॉर्म से मिलती हैं कि छोटी छोटी कारकर्दगियों के ऊपर ये प्लेयर्स को न सिर्फ ये कि हम मुतमईन होना सिखा देते हैं, बल्कि इनको ये बताते हैं कि हम आपको हीरो बनाकर दुनिया के सामने पेश करेंगे। तो जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, लेवल थोड़ा सा अपग्रेड होता है, तो फिर हमें वो वहीं पर खड़े हुए नजर आते हैं जहां उनकी एक्चुअल स्टैंडिंग होती है। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। बहरहाल आगे आने वाले शोज बात करेंगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करेंगे, वो चेहरे जो पाकिस्तान नेशनल टीम में वो मौजूद हैं, जिसमें से 12 करोड़ 60 लाख कौन भूल सकता है साहिम अयूब साहब, जिनको इतने मौके दिए गए इस टूर्नामेंट में, जो कि अपनी होम ग्राउंड होम कंडीशंस में साहिम अयूब ने क्या किया है। अब सवालिया निशान साहिम अयूब पे यह है कि क्या वो इस परफॉर्मेंस की बिना पर, अगर तो PSL ही डिसाइड करेगा कि किसने टीम में जाना है, नेशनल टीम बनेगी PSL परफॉर्मेंस बेस, तो फिर साहिम अयूब को दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्लस अब देखना यह कि जिन यंग टैलेंट ने, जो इमर्जिंग प्लेयर्स उन्होंने परफॉर्म किया है, उनको किस तरह से यूटिलाइज करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। क्या उनको पहले डोमेस्टिक खिलाएगा या फिर हमेशा की तरह अचानक से टीम में लेके आए, 1 मैच 2 मैच खिलाया, बुरा परफॉर्म हुआ और वो ऐसा भूले कि उसके बाद वो चेहरे कभी वापस नजर ही नहीं आए। तो ये एक प्रॉपर PCB को प्लान बनाना पड़ेगा, PCB को सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस टैलेंट को जाया नहीं करना, क्योंकि एट द एंड टूर्नामेंट के हर टूर्नामेंट के एंड पर यही हमारा सवाल होता है कि बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास नहीं है। फिलहाल ये लड़के मौजूद हैं और ये अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको ग्रूम करना, इनको पॉलिश करना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है, जो कि डेफिनेटली अब कुछ उम्मीद जाहिर नजर आ रही है। हो सकता है कि इसमें बेहतरी आ जाए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।